मैं व्यवसाय और धन का एक और मूल्यवान सबक सीख रहा था, जिसके बारे में अगले अध्याय में बताया जाएगा। अपने धन की रक्षा करना। एक कहावत है, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाओ। हारे युद्ध में पैसा गंवाने से थककर मैंने अपने वकीलों को हटा दिया और पायरेट्स के साथ जुड़ने के लिए कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया गया। अदालत में उनसे युद्ध लड़ने के बजाय, जिसमें मेरी आमदनी से ज्यादा पैसा लग रहे थे, मैंने अपने प्रतिस्पर्धियों को लाइसेंस दिए कि वे मेरे लिए वॉलेट का उत्पादन करें। इस एक कदम से मेरी उत्पादन लागत कम हो गई, मेरी कानूनी फीस कम हो गई और मेरे पीछे बेहतर फैक्ट्रियां आ गईं। मैं अब वो करने के लिए स्वतंत्र हो गया जो मैं सबसे अच्छी तरह करता था, बेचना। कारोबार एक बार फिर उछलने लगा। जल्दी ही हमारे प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट स्टोर और रॉक कॉन्सर्ट्स में पहुंच गए थे। 1982 में एक नया टेलीविजन नेटवर्क शुरू हुआ, MTV। हमारा व्यवसाय आसमान छूने लगा और एक बार फिर पैसे की आवक होने लगी। जनवरी 1984 में मैंने रॉक एंड रोल नायलॉन वॉलेट व्यवसाय की अपनी हिस्सेदारी अपने 2 साझेदारों को बेच दी। किम और मैं हवाई छोड़कर कैलिफोर्निया में रहने लगे और हमने वहां व्यवसाय शिक्षण कंपनी शुरू की। मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्ट बेचने और शिक्षा बेचने में इतना बड़ा फर्क होगा। 1985 हमारे जीवन का सबसे बुरा साल था। हमारी बचत खत्म हो गई और पैसों की कमी की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई। मैं पहले कंगाल रह चुका था, लेकिन किम नहीं रही थी। उस मुसीबत की घड़ी में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये उसके चरित्र का प्रमाण है, मेरी खूबसूरती का नहीं। लेकिन हमने मिलकर काम किया और उद्यमिता व निवेश सिखाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय बनाया, जिसके ऑफिस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कनाडा में थे। 1994 में किम और मैं इस व्यवसाय को बेचकर रिटायर हो गए, क्योंकि हमारे रियल एस्टेट निवेशों से इतनी पर्याप्त निष्क्रिय आय हो रही थी, जिससे हम वित्तीय दृष्टि से आजीवन स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन हम बोर हो गए। संक्षिप्त रिटायरमेंट के बाद किम और मैंने 1996 में कैश फ्लो नामक बोर्ड गेम उतारा और 1997 में रिच डैड पुअर डैड पुस्तक स्वप्रकाशित की। 2000 के मध्य में ओपरा विनफ्रे ने मुझे अपने प्रोग्राम में 1 घंटे के लिए आमंत्रित किया और बाकी इतिहास है। आज द रिच डैड कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। मेरी ज्यादातर सफलता का श्रेय मेरे पुराने व्यवसायों की असफलताओं और सफलताओं से सीखे सबकों को दिया जा सकता है। अगर मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने से नहीं सीखता तो इतनी दूर तक कभी नहीं आ पाता। अगर मैंने हार मान ली होती और परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए होते तो आप ये पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। हर लक्ष्य की एक प्रक्रिया होती है। जैसा हम सभी जानते हैं, हर सार्थक लक्ष्य की एक प्रक्रिया होती है और उसमें मेहनत की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की एक कठोर प्रक्रिया होती है। कई लोग डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन प्रक्रिया राह में आड़े आ जाती है। आखिरी कुछ पन्नों में आपने अभी अभी मेरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत मेहनत लगी। लोगों में वित्तीय IQ 1 ज्यादा पैसे बनाना का अभाव होता है। इसका एक कारण ये है कि वे पैसा तो चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं चाहते। कई लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि पैसा नहीं बल्कि प्रक्रिया उन्हें अमीर बनाती है। जो लोग लॉटरी जीतते हैं या जिन्हें पारिवारिक दौलत विरासत में मिलती है, वे जल्दी ही दिवालिया बन जाते हैं। इसका मूल कारण ये है कि उन्हें पैसा तो मिला, लेकिन वे प्रक्रिया से नहीं गुजरे। कई अन्य लोग अमीर बनने में असफल रहते हैं क्योंकि वे वित्तीय दृष्टि से ज्यादा स्मार्ट बनने और अमीर बनने की सीखने की प्रक्रिया से ज्यादा महत्व स्थायी वेतन को देते हैं। वे गरीब होने के डर की वजह से पीछे रह जाते हैं। ये डर उन्हें जोखिम लेने और अमीर बनने के लिए आवश्यक समस्याओं को सुलझाने से रोकता है। हम सभी अलग हैं, हमारी शक्तियाँ और कमजोरियाँ भी अलग अलग हैं। हम सभी की अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग चुनौतियाँ और अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ लोग नैसर्गिक सेल्स पीपल होते हैं, मैं नहीं था। मेरी पहली समस्या बेचने के डर और अस्वीकृत होने की दहशत से उबरने में अक्षमता थी। कुछ लोग पैदाइशी उद्यमी होते हैं, मैं नहीं था। मुझे उद्यमी बनना सीखना पड़ा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बेचना सीखने या उद्यमी बनना सीखने की जरूरत है। वो मेरी प्रक्रिया थी। हो सकता है कि ये आपकी प्रक्रिया न हो। आपके वित्तीय IQ 1
ज्यादा पैसे बनाने का पहला कदम ये तय करना है कि आपके लिए ज्यादा पैसे बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। अगर ये डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज की तैयारी करें। अगर ये प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी बनना है तो उस खेल में जुट जाएं। दूसरे शब्दों में अपने लक्ष्य को चुनें और इसके बाद अपनी प्रक्रिया को चुनें। हमेशा याद रखें, प्रक्रिया लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भावनात्मक बुद्धि। इस बिंदु पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय बुद्धि भावनात्मक बुद्धि भी है। संसार के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने पैसे को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यही आपकी प्रक्रिया के बारे में भी सच है। मेरी प्रक्रिया का बहुत मुश्किल हिस्सा निराशा के बावजूद मैदान न छोड़ना था, कुंठा के दौर में अपना संतुलन न खोना था। ये तब जुटे रहना था जब मैं दौड़कर भाग जाना चाहता था। प्रक्रिया में कई लोगों के असफल होने का एक और कारण ये है कि वे त्वरित संतुष्टि के बिना नहीं रह सकते। मुझे जीवन के शुरू में कम वेतन मिला और इसका जिक्र मैं इस कारण करता हूँ क्योंकि मैं विलंबित संतुष्टि के महत्व पर जोर डालना चाहता हूँ। कई लोग आज के चंद सिक्कों की खातिर ज्यादा समृद्ध कल का त्याग कर देते हैं। मैंने 20-30 साल की उम्र में ज्यादा पैसे नहीं बनाए, जबकि आज मैं करोड़ों डॉलर कमाता हूँ। अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना और अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करना मेरी वित्तीय बुद्धि को विकसित करने के लिए अनिवार्य था। दूसरे शब्दों में, भावनात्मक बुद्धि वित्तीय बुद्धि के लिए अनिवार्य होती है। दरअसल मैं तो कहूँगा कि पैसे के मामले में भावनात्मक बुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। ये शैक्षणिक या पेशेवर बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मिसाल के तौर पर, कई लोग डर की वजह से अपने सपने का पीछा नहीं कर पाते हैं। अगर वे शुरू कर देते हैं तो असफल होने पर वे मैदान छोड़ देते हैं और फिर वे दूसरों को दोष देते हैं, जबकि उन्हें अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैदान छोड़ने वाले शायद ही कभी जीतते हैं। कई साल पहले एक युवक मेरे यहाँ काम करता था। वो बहुत योग्य और आकर्षक था, MBA था और काफी पैसे कमाता था। अपने खाली समय में उसने अपनी पत्नी के साथ कई व्यावसायिक उपक्रम शुरू किए, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने रियल एस्टेट को आजमाया और नाकाम रहे। उन्होंने पत्नी के नाम पर एक छोटा फ्रेंचाइजी खरीदा जो असफल हो गया। फिर उन्होंने एक नर्सिंग होम खरीदा और कुछ मरीजों के अप्रत्याशित रूप से मरने पर उनका सब कुछ चला गया। आज दोनों ऊंची वेतन वाली नौकरियां दोबारा करने लगे हैं, लेकिन अक्षमता का बेचैन करने वाला एहसास उन्हें सताता रहता है। मैं इस युवा दंपति का जिक्र इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि वे सीखने में असफल रहे। वे सीखने की प्रक्रिया से हार गए। राह मुश्किल होने पर उन्होंने चलना छोड़ दिया। हालांकि ये प्रशंसनीय है कि उन्होंने नए उपक्रमों को आजमा कर देखा, लेकिन उन्होंने उस वक्त हार मान ली जब उनकी समस्याएं इतनी बड़ी दिखने लगी कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता था। वे असफलता के बावजूद कोशिश करने और अपनी गलतियों से सीखने में असफल रहे। वे ये एहसास करने में असफल रहे कि पैसा नहीं बल्कि प्रक्रिया उन्हें अमीर बनाएगी। मैंने अमीर डैडी से ये बहुत मुश्किल सबक सीखा कि मैं प्रक्रिया से तब तक चिपका रहूं जब तक मैं जीत न जाऊं। जब मुझे न बेच पाने के कारण जेरोक्स में मुश्किल आई तो मैं वो नौकरी छोड़ना चाहता था। क्योंकि मैं बेच नहीं सकता था, इसलिए मैं पैसे नहीं बना रहा था। वास्तव में मैं जितना कमा रहा था उससे ज्यादा खर्च तो हानलुलु में रहने का था। अमीर डैडी ने कहा था, जीतने के बाद तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हारते वक्त कभी मत छोड़ना। 1978 तक यानी जेरोक्स में नंबर 1 सेल्समैन बनने तक मैंने इसे नहीं छोड़ा। न बेच पाने की अपनी समस्या से उबरने के बाद ही मैं पैसा न बनाने की अपनी समस्या से उबर पाया। जेरोक्स में काम करते समय मैंने अपने खाली समय में नायलॉन वॉलेट का व्यवसाय शुरू किया। 1978 में मैं अपने वॉलेट व्यवसाय में पूर्णकालिक रूप से जुट गया। कारोबार उछलने के बाद असफल हो गया। एक बार फिर मैं मैदान छोड़ना चाहता था। एक बार फिर अमीर डैडी ने मुझे याद दिलाया कि प्रक्रिया लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब मैं गहरे कर्ज में था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तब कई बार उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि जब मैं इस समस्या को सुलझा लूंगा तो मुझे दोबारा कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं व्यवसाय खड़ा करने का तरीका जान जाऊंगा और वित्तीय दृष्टि से ज्यादा बुद्धिमान बन जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मुझे अपने सामने की समस्या को सुलझाना था। बहुत ज्यादा पैसा।
इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने लिखा था कि पैसे की दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्या है पर्याप्त पैसे न होना और दूसरी समस्या है बहुत ज्यादा पैसा होना। 1974 में जब मैं मरीन कॉर्प छोड़ रहा था तो मुझे निर्णय लेना था कि मैं किस तरह की समस्या चाहता हूँ। अगर मैं पर्याप्त पैसा न होने की समस्या चाहता था तो मैं स्टैंडर्ड ऑयल या एयरलाइंस वाली नौकरी में से किसी को भी चुन सकता था। अगर मैं बहुत ज्यादा पैसे की समस्या चाहता था तो मुझे जेरोक्स में नौकरी करने की जरूरत थी, चाहे वहाँ सबसे कम वेतन था। जैसा आप जानते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा पैसे की समस्या को चुना। मैं सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शिक्षा भी चाहता था। मैंने जेरोक्स को इसलिए चुना क्योंकि मैं जानता था कि मैं शिप्स ऑफिसर या पायलट बन सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि क्या मैं उद्यमी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि मैं असफल हो सकता हूँ। मैं ये भी जानता था कि असफल होने का जोखिम लेने पर ही मैं सबसे ज्यादा सीखूंगा। अगर मैं असफलता के डर, गरीब होने के डर को जीतने देता तो कभी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाता। लोग वित्तीय IQ 1 को नहीं बढ़ा पाते हैं। इसका एक कारण ये है कि वे जानी पहचानी चीजों से ही चिपके रहते हैं। नई चुनौती लेने और सीखने के बजाय वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मूर्खतापूर्ण और खतरनाक चीजें करनी है। हम कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें न करने का चुनाव करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का चुनाव कर सकता था, या मैं नासा की अंतरिक्ष यात्री योजना के लिए हस्ताक्षर कर सकता था, या मैं राजनीति में दाखिल होकर चुनाव लड़ सकता था। मेरा मुद्दा ये है कि मैंने अपनी अगली चुनौती को यूं ही नहीं चुना, बल्कि सावधानी से चुना। मैंने खुद से पूछा, मेरा जीवन कैसा होगा अगर मैं इस चुनौती को लूं और सफल हो जाऊं? मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से यही सवाल पूछें। हेलन केलर पर द मिरेकल वर्कर फिल्म बनी है और उन्होंने एक बार कहा था, जीवन या तो जोखिम भरा रोमांचक अभियान है या कुछ नहीं है। मैं सहमत हूँ। मेरी राय में आपकी वित्तीय बुद्धि 1 को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप जीवन को सीखने का अभियान माने। बहुत सारे लोग जीवन जीने के बजाय सुरक्षित खेलते हैं, सही चीजें करते हैं और नौकरी की सुरक्षा को चुनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका जीवन जोखिम भरा या खतरनाक हो। जीवन सीखने के बारे में है और सीखना रोमांचक अभियान होता है। इसलिए मैं समुद्री जहाजों या हवाई जहाजों की ओर नहीं लौटा। हालांकि मुझे दोनों पेशे प्रिय थे, मेरे हिसाब से ये नए रोमांचक अभियान का वक्त था। बुद्धि पुराने जवाबों को याद करने और गलतियां करने से बचने के बारे में नहीं है। वो व्यवहार जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली बुद्धिमत्ता पूर्ण मानती है। सच्ची बुद्धि तो समस्याएं सुलझाना सीखना है, ताकि आप ज्यादा बड़ी समस्याएं सुलझाने के योग्य बन जाएं। सच्ची बुद्धि असफलता से डरने के बजाय सीखने की खुशी के बारे में होती है। ज्यादा पैसे बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के रेखा चित्रों को एक साथ रखकर आप वित्तीय IQ 1 ज्यादा पैसे बनाना के विकल्पों की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर देख सकते हैं। कृपया इस चित्र से समझें। इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि E और S पैसे की खातिर काम करते हैं। वे स्थायी वेतन, कमीशन या प्रति घंटे की खातिर काम करते हैं। B और I संपत्तियों के लिए काम करते हैं, जो या तो कैश फ्लो उत्पन्न करती है या फिर पूंजी में वृद्धि करती हैं। मैं अपने सहपाठियों से ज्यादा पैसे कमाता हूँ, जिन्होंने समुद्री जहाजों पर जाने या विमानों को उड़ाने का विकल्प चुना था। इसका एक कारण ये है कि वे वेतन के लिए काम करते थे। दूसरी तरफ मैं उद्यमी के रूप में संपत्तियां बनाना चाहता था और निवेशक के रूप में संपत्तियां हासिल करना चाहता था। दूसरे शब्दों में E और S फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आमदनी वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और B व I संपत्ति वाले कॉलम पर। E और S को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि B या I पैसे की खातिर काम नहीं करते हैं। B या I तकनीकी दृष्टि से मुफ्त में काम करते हैं, जिस विचार को समझना कईयों के लिए मुश्किल होता है। E और S वेतन की खातिर काम करते हैं और उन्हें काम करने से पहले भुगतान चाहिए होता है। मुफ्त में काम करना शायद बरसों तक उनकी भावनात्मक या पेशेवर संरचना में नहीं होता। मैं अपने सहपाठियों से ज्यादा पैसे कमाता हूँ, जिन्होंने समुद्री जहाजों पर जाने या विमानों को उड़ाने का विकल्प चुना था। इसका एक कारण ये है कि वे वेतन के लिए काम करते थे। दूसरी तरफ मैं उद्यमी के रूप में संपत्तियां बनाना चाहता था और निवेशक के रूप में संपत्तियां हासिल करना चाहता था।
दूसरे शब्दों में ई और एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आमदनी वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बी व आई संपत्ति वाले कॉलम पर। ई और एस को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि बी या आई पैसे की खातिर काम नहीं करते हैं। बी या आई तकनीक की दृष्टि से मुफ्त में काम करते हैं, जिस विचार को समझना कईयों के लिए मुश्किल होता है। ई और एस वेतन की खातिर काम करते हैं और उन्हें काम करने से पहले भुगतान चाहिए होता है। मुफ्त में काम करना शायद बरसों तक उनकी भावनात्मक या पेशेवर संरचना में नहीं होता। ई और एस परोपकारी संस्थाओं में स्वयं सेवा कर सकते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्यों की खातिर लोक कल्याणकारी काम कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आमदनी के संदर्भ में वे पैसे की खातिर काम करते हैं। सामान्यतः वे संपत्तियां बनाने या हासिल करने की खातिर काम नहीं करते हैं। अकाउंटिंग की शब्दावली में ई या एस लोग अब उपार्जित आय के लिए काम करते हैं और बी या आई निष्क्रिय या पोर्टफोलियो आय के लिए काम करते हैं। वित्तीय IQ 2 अपने धन की रक्षा करना पर केंद्रित अगले अध्याय में आपको पता लगेगा कि इस बात से काफी वित्तीय फर्क पड़ता है कि व्यक्ति किस तरह की आमदनी की खातिर काम करता है। उपार्जित आय को वित्तीय शिकारियों से सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए उपार्जित आय की खातिर काम करने में ज्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। कई सेल्फ एम्प्लॉयड लोग व्यवसाय के मालिक नहीं होते, वे नौकरी के मालिक होते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काम करना बंद कर दे तो उनकी आमदनी भी रुक जाती है या घट जाती है। गौर करें, नौकरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि संपत्तियां आपकी जेब में पैसे डालती हैं, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप ई, एस, बी और आई क्वाड्रेंट्स की भिन्नताओं के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिच डैड सीरीज की अपनी दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।